हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप लोग एकदम बढ़िया होंगे आई होप। और ये हमारा क्लास 10th मैथमेटिक्स में कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन का जो 5वां चैप्टर है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों को बता देता हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है अक्षय अग्रवाल, मैं आपका मैथ्स मेंटोर एजुकेटर, और पिछले 5 सालों से मैं क्लास 9 10th 11th 12th को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। और ये अपन ने अपना एक स्पेशल एक नया चैनल ओपन किया है। ठीक है। और ये कम्प्लीटली इस चैनल को मैं खुद ही ओन करता हूँ। ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि इस पे कंटेंट हम अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से डाल सकते हैं, और कोई उसमें बीच में बैरियर नहीं है, कोई ब्लॉकर नहीं है कि ऐसा नहीं करना है वैसा नहीं करना है, कोई ब्लॉकर नहीं है। तो जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ ये स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने मान लो चैप्टर के बेसिक फंडामेंटल्स तो पढ़ लिए, लेकिन अब उन्हें कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दिक्कत आती है। लेकिन क्या हो रहा है कि हर जगह पर आप देखोगे मैराथन्स होते हैं, कुछ होते हैं, मेजर जगहों पर ये क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए जाते, क्योंकि एक तो लॉन्ग फॉर्म हो जाता है या बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, होते हैं डिस्कस लेकिन एग्जाम टाइम पर। लेकिन अभी से अगर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो ये ज्यादा आपको फायदा देगा। ठीक है। इसलिए स्पेशल सीरीज है उन बच्चों के लिए। मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं हूं एक ऐसा बच्चा, है ना, कि मैंने रियल नंबर वाला चैप्टर पूरा पढ़ लिया। ठीक है। मैंने उसकी एनसीईआरटी लगा ली, उसके क्वेश्चंस लगा लिए। अब मुझे ये है कि भाई कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस भी तो लगाने, वो तो बुक में थे ही नहीं, कैसे करूं। तो वो ये लेक्चर देख सकता है। और जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं ये ऐसा नहीं है कि मैं इधर उधर से लेकर के आ रहा हूं। सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिकमेंड किया है। तो अगर आप भी चाहें तो सीबीएसई एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के हैंडबुक वाले सेक्शन से इन वीडियोस, सॉरी इन बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं 2024 और 25 के अकॉर्डिंग, और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं आप मोस्ट रिकमेंडेड क्वेश्चंस ही आपको करवा रहा हूँ। बाकी आने वाले टाइम पर हम जब लेक्चर्स लेंगे, कोशिश मेरी है कि थोड़ा सा अगर हम लाइव कर पाए, तो लाइव के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि 1000 सब्सक्राइबर या कुछ। तो मेरी कोशिश है कि पहले मैं वो कंप्लीट कर लूँ, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो हम लाइव के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। फिर देन हम सीधे 2 चैप्टर 3 चैप्टर के मैराथन्स किया करेंगे, ताकि एक साथ में आपका वो रिवाइज हो जाए, ताकि आप लोगों को भी एग्जाम के समय पर प्रॉब्लम ज्यादा ना आए। चलिए तो शुरू करते हैं। तो जल्दी से सभी लोग फटाफट से आ जाइए, जो भी बच्चे पहली बार क्लास में आ रहे हैं, है ना। और भले ही आप क्लास 10th में ना हो, लेकिन आप 11th में हो, 12th में हो, कोई भी क्लास में हो, लेकिन अगर आपकी फैमिली में कोई बच्चा है तो आप उसको ये वीडियो रिकमेंड कर सकते हैं। और मेरा एक इंश्योरिटी मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ कि ये जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जो मैं करवा रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ये इजिली कई जगह पर नहीं मिलता, बच्चे परेशान होते रहते हैं, हर साल बच्चों को देखते हो परेशान होते रहते हैं, कॉम्पिटेंसी कॉम्पिटेंसी कॉम्पिटेंसी। तो वो यहाँ पर मैं आपको करवा दे रहा हूँ। तो आप लोग इस प्लेलिस्ट को पूरी की पूरी शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ या किसी के साथ में भी। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम हम्म जो चीजें डिस्कस करने वाले हैं, अच्छा, केस स्टडी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं था, है ना। मैंने जैसे कि बताया कि मैं अभी उसी बुक को प्रेफर कर रहा हूँ, तो उस बुक में अभी इस चैप्टर पर केस स्टडी नहीं थी। आने वाले टाइम पर इसकी जो और भी अदर वॉल्यूम्स हैं उन पर जाऊंगा, तो हो सकता है वहां पर केस स्टडी मिल जाएगी। तो आज हम कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन चैप्टर के डिस्कस करेंगे, बहुत ईजी है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अपने आप पढ़ो, आपको आंसर अपने आप आ जाएगा अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा है एक बार भी अच्छे तरीके से। If an is the nth term of arithmetic progression whose common difference is d, then which of the following statement is valid? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट वैलिड होगा। तो सबसे पहली बात, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है हम सभी को पता है कि भाई ऐसा प्रोग्रेशन, इस तरह के प्रोग्रेशन जिसके दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम हो। ठीक है। तो एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म ए कॉमा में ए प्लस डी कॉमा में ए प्लस में 2d कॉमा में ए प्लस में 3d, और इस तरीके से एस ऑन ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्या होता है, एपी का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये। ठीक है। थोड़ा सा मैं अपने आप को यहाँ पर वो कर दूंगा, ताकि कंटेंट मेरे पीछे छुपे नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। अपने आप को थोड़ा सा ये कर लेते हैं ताकि कंटेंट ना छुपे मेरे पीछे, कुछ भी हो जाए। ठीक है। हाँ जी।
तो एपी क्या है, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस टू डी कॉमा ए प्लस थ्री डी एंड ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। तो nth टर्म ऑफ एपी को हम टी एन या फिर कई जगहों पर हम इसको ए एन से भी डिनोट करते हैं, जो कि आपके पास ए प्लस में एन माइनस वन सॉरी ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी के बराबर होता है, एन माइनस वन इंटू में डी के बराबर होता है। अब आपसे बोल रहा है कि इनमें से कौन सा टर्म वैलिड है। तो एक तरीके से अगर आप यहां पर देखोगे कि कौन सा सही है, ठीक है, तो अगर मैं यहां पर A24 की बात करूं तो A24 होना चाहिए A प्लस में n की वैल्यू, अगर आपके पास 24 है तो n माइनस 23, तो A प्लस में 23 टाइम्स D। तो A24 अगर हमें फाइंड करना है तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, A प्लस में 23D। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हमको गिवन है इसमें सरल से लिखा है कि A1, अच्छा A1 क्या है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ A1 लिखूं या इसको A लिखूं, ये डिनोट करता है फर्स्ट टर्म को। ये किसको डिनोट करता है, ये एपी के फर्स्ट टर्म को डिनोट करता है। तो अगर मैं यहाँ पर A24 लिख रहा हूं तो A24 A1 प्लस में 23D होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर 24D है। अब अगर मैं सेकेंड A25 की बात करूं तो, हाँ जी एक सेकेंड, A25 की बात करूं तो A25 क्या होगा, A1 प्लस में आपके पास नोट करिएगा 24 टाइम्स ऑफ D। A25 ये होना चाहिए, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में क्या गिवन है, हमको ऑप्शन में गिवन है A2 प्लस में 24D, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। क्योंकि देखो 24D सही है लेकिन A2 है यहाँ पर, जबकि रियल में क्या होना चाहिए, फर्स्ट टर्म होना चाहिए, तो A1 होना चाहिए। तो ये सेकंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। अब जरा थर्ड ऑप्शन को थोड़ा सा ध्यान से समझना क्योंकि इसमें एक रहस्य छुपा है। क्या छुपा है भाई, A26 अगर हम देखें तो होता क्या है, A1 प्लस में 20, हाँ A1 प्लस में 25 टाइम्स ऑफ D होता है। क्या होता है, A1 प्लस में 25 टाइम्स D। अब यहां पर मेंशन है A2 प्लस में 24 टाइम्स ऑफ D। अगर मैं आपसे पूछूं कि A2 का मतलब क्या है, तो A2 का मतलब होता है A1 प्लस में D। तो अगर मैं A2 को A1 प्लस D से रिप्लेस कर दूं तो A26 बनेगा आपके पास, समझिएगा। तो यहां से A1 क्या बन जाएगा, अगर मैं A1 को देखूं तो A1 बनेगा A2 माइनस में D। तो ये बन जाएगा यहाँ पर A2 और माइनस में D प्लस में 25 टाइम्स ऑफ D। तो ये बन जाएगा आपके पास A2 प्लस में 24 टाइम्स ऑफ D। तो ये यहां पर छुपा था रहस्य, जो कि आपका आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3। तो 3 इसका राइट आंसर है। अब आपको इस क्वेश्चन से सीखना होगा कि डायरेक्ट फॉर्मूला कोई पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब के स्टैंडर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कि थोड़ा बहुत क्वेश्चन को घुमाया जाता है, देखा जाता है कि भैया तुम कितने ज्यादा डेप्थ में चीजों को समझ रहे हो, और अगर ऐसा कर पा रहे हो आप तब तो माना जाएगा कि भैया चलो ये बच्चा तैयार है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो फिर आप मतलब उसी में मार्क्स कटे जाते हैं। तो यहां पर अगर आप देखें तो बिल्कुल सिंपल सी चीज पूछी लेकिन घुमा के, है ना। A26 लिखा A2 प्लस में 24D। अगर आप ये समझ सकते थे कि A2 का मतलब क्या होता है कि A2 है A1 प्लस में D, तो आप A1 को A2 से रिप्लेस कर सकते थे बाय राइटिंग A2 माइनस में D। तो यहां से A2 प्लस में 24D बन जाता। तो ये थोड़ी चीजें हैं जो हमें सीखनी होती है ना, बेसिक बेसिक चीजें, ताकि आपको डेप्थ में नॉलेज रहे। आई बात समझ में, सबको क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। 2 स्टेटमेंट गिवन है, एक स्टेटमेंट असर्शन है, एक स्टेटमेंट रीजन है। 4 ऑप्शन है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि जो रीजन वाला स्टेटमेंट है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन करता है। तो ए वन ऑप्शन टिक करेंगे। फिर लिखा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों ट्रू है, लेकिन रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, जो रीजन है वो ए को एक्सप्लेन नहीं करता। थर्ड इज ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, सॉरी ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, एंड फोर्थ इज बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, दोनों ही गलत है। तो अब अगर हम यहां से इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने की नीड नहीं होती इस क्वेश्चन में, बस हमें स्टेटमेंट को समझना है। जैसे लिखा है द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन द सीक्वेंस ऑफ द नंबर, नंबर की सीक्वेंस हमारे पास है रूट में 6
रूट में 24, रूट में 54, रूट में 96 इज 3√6। मतलब कि कोई भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो यहां पर कितना है भाई, 3√6 है। चेक कर लेते हैं। √6 को सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, एज इट इज है। √24 को लिख सकते हैं हम 6 रूट, या एक सेकेंड, 2√6 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2√6 के बराबर, है ना। अगर आप 2 अंदर लेके जाओ तो 4 6 20। अब इसको हम लिख सकते हैं 3√6 के बराबर, और इसको हम लिख सकते हैं 4√6 के बराबर। ठीक है ना। अब देखिए, अगर हम ये देखें कि द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स, अब मैं दो कॉन्जुगेटिव टर्म के बीच का डिफरेंस देखता हूं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं 2√6 से √6 को माइनस करता हूं तो मुझको √6 मिलता है, नॉट 3√6, नॉट 3√6। अगर आप 3√6 समझ रहे हो तो नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि असर्शन का स्टेटमेंट जो लिखा है कि 3√6 होगा, ये फॉल्स है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अब नीचे पर लिखा है द सीक्वेंस ऑफ नंबर √6, √24, √54, √96 फॉर्म एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये करेक्ट है। ये एपी फॉर्म करता है, क्योंकि अगर आप देखोगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, √6। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, √6। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, √6। यानी कि कॉन्जिकेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस यहां पर √6 √6 √6 है। दैट्स वाई हम ये बोल सकते हैं कि रीजन का स्टेटमेंट करेक्ट है, असर्शन का स्टेटमेंट फॉल्स है। यानी कि ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। दैट्स वाई ऑप्शन अगर हम यहां पर टिक करेंगे तो कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। 3 इसका राइट आंसर बनेगा। आई बात सबको समझ में? किसी को कोई भी डाउट बता सकते हो, है ना। एक असर्शन स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि कॉमन डिफरेंस यहां पर 3√6 ना होकर के √6 आता है। ठीक है। रीजन का स्टेटमेंट इसलिए ट्रू है क्योंकि यस दिस सीक्वेंस ऑफ नंबर इज फॉर्म एन एपी, ये सीक्वेंस ऑफ नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करता है, एपी फॉर्म करता है। ये बात यहां पर खत्म होती है। आई बात सबको समझ में? एकदम क्लियर है? एनीवन कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, समस्या हो, क्लियरली आप बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इजी है। आज की क्लास में आपको इजी इजी क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट। हमारे पास सीक्वेंस ऑफ नंबर है, आपसे पूछ रहा है कि ये एपी है या नहीं। भाई साहब बताइए, ये एपी है या नहीं। मतलब ये पहला टर्म है, मान लो T1, ये आपके पास T2 है, ये आपके पास तीसरा टर्म है T3। तो ये तीन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हैं या नहीं बताना है, और सो योर वर्क आपको एक्सप्लेन भी करना है कि कैसे। और वेयर ए इज एनी रैशनल नंबर, जहां पर ए कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है। तो अगर मैं यहां पर अपने पहले टर्म को देखूं जो कि हमारे हैं T1 भाई साहब, तो T1 है हमारे माइनस में 12 प्लस में 12a। T2 है हमारे माइनस में 11 प्लस में 11a, और T3 है हमारे माइनस में 10 प्लस में आपके पास 10 टाइम्स ऑफ ए। अगर मैं T2 माइनस का T1 करता हूं, सेकेंड से पहले टर्म का डिफरेंस, तो क्या बनेगा, -11 प्लस में 11a। उसके बाद अब सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं T1 को, तो प्लस का 12 माइनस का 12a, तो कितना बचेगा यहां से? अगर आप ध्यान से देखो तो ये कैंसिल, तो यहां से बचा 1 और यहां से बचा a, तो 1 माइनस है। इसी तरह T3 माइनस का अगर मैं T2 करता हूं, तो सेम यहां से माइनस का 10 प्लस में 10 टाइम्स ऑफ a प्लस में 11 माइनस में 11 टाइम्स ऑफ ए, तो ये बन गया आपके पास 1 माइनस में ए। अब देखो ए चाहे कोई भी रैशनल नंबर क्यों ना हो, हमें दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस इक्वल आ रहा है, यानी कि सेम आ रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हेंस हेंस इट इज एन एपी, इट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करता है, ये अर्थ एपी है। एकदम क्लियर हो गया सबको? पक्की बात? किसी को कोई डाउट हो तो बता सकते हो, यस और नो एवरीवन? चलिए एकदम क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत ही सिंपल शानदार सा हलवा क्वेश्चन है ये भी हमारे पास। चलो क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, क्या लिखा है भैया क्वेश्चन में।
Amit makes the following statement. The sequence of positive integer divisible by 2 but not divisible by 6 form an arithmetic progression. Check if Amit's statement is true. Give reason for your answer. आपको चेक करना है कि भैया अमित का स्टेटमेंट ट्रू है, और अगर ट्रू है तो आपको अपने आंसर को वैलिडेट भी करना है. तो भैया आपको पहले वो पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स जो डिविजिबल बाई 2 है. यस 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 यस, डिविजिबल बाई 2 है. 2 से तो डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 2 है, बट नॉट बाई 6. लेकिन 6 से डिविजिबल नहीं है. 2 से डिविजिबल है लेकिन 6 से डिविजिबल नहीं है. चलो यहां तक क्लियर है. आओ देखते हैं. सबसे पहले अगर हम यहां पर एक सेकेंड, अब ठीक है. देखो कौन कौन से पॉजिटिव इंटीजर होंगे. मान लो पहले मैंने लिखा 2, फिर लिखा मैंने 6. अब इसके बाद मैं लिखूंगा 8 को, क्योंकि 5 6 जो है वो 6 से डिविजिबल है. फिर 7 छोड़ेंगे 8, उसके बाद 10 लिखूंगा. अब 12 नहीं लिखूंगा लेकिन यहाँ पर 14 लिखूंगा. ऐसो ऑन. अब अगर आप देखो कि जो A2, अब मैं जाए इसको T2 माइनस T1 लिखूं, A2 माइनस A1 लिखूं. कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस लिखना है, कुछ भी लिख सकते हो आप, है ना. अगर मैं इसको T2 माइनस T1 लिखूं या फिर मैं इसको A2 माइनस A1 लिखूं तो ये बनेगा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2. सिमिलरली अगर मैं T3 माइनस T2 करूं या फिर मैं इसको बोलूं कि A3 माइनस A2 करूं तो ये बनेगा 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4. हम देख सकते हैं कि ये दोनों डिफरेंट है. मतलब T2 minus T1 is not equal to T3 minus T2, hence it is not an AP. It is not an AP. ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है. It is not an AP. आई बात सबको समझ में? एवरीवन क्लियर है? Hence it is not an AP. ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है. बहुत इजी था. सबको क्लियर हो गया? कोई डाउट? बोलो 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 बोलो. हाँ जी, चलो क्लियर, कोई दिक्कत? हाँ जी, अगले उस पर आते हैं. नेक्स्ट हमारे सामने है द थर्ड एंड द 14th टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर -9 एंड 35 रिस्पेक्टिवली. क्या लिखा है बेटा? द थर्ड एंड द 14th टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस आर -9 एंड 35 रिस्पेक्टिवली. विच टर्म ऑफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 5 टाइम्स द 6th टर्म. ठीक है, क्वेश्चन में अब बहुत सिंपल है. देखो सबसे पहले पहली लाइन पढ़ो. द थर्ड टर्म एंड द 14 टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि T3 हमको गिवन है माइनस का 9, T14 14th टर्म हमको गिवन है 35. अब देखो सिंपल सा है. अगर मैं यहां पर बोलता हूं कि लेट से जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू A एंड द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो T3 होगा वो एक तरीके से A प्लस में 2D के बराबर होगा, जो कि माइनस का 9 होगा, और जो T14 होगा वो A प्लस में 13D के बराबर होगा, जो कि होगा आपके पास 35. अब आप ये बताइए कि अगर मैं इनको फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन समझ के सॉल्व कर दूं तो क्या हो जाएगा? सिंपल 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो. यानी कि अगर मैं सोचो यहां से अगर मैं A प्लस 13D से माइनस करता हूं A प्लस 2D को, तो यहां पर बचेगा 11 टाइम्स D इज इक्वल टू 35 प्लस में 9, तो ये बन जाएगा आपके पास 44 के बराबर. तो D की वैल्यू आपके पास आएगी यहाँ पर 4, और D की वैल्यू 4 है. किसी भी इक्वेशन में पुट कर देता हूं तो A प्लस में 2D यानी कि 4 2 जा 8 बना इज इक्वल टू आपके पास माइनस का 9, तो A इज इक्वल टू -9 माइनस 8 तो माइनस का 17. तो ये हमारे पास A की वैल्यू आ गई. तो इस तरीके से हमको A मिल गया माइनस का 17 और D मिल गया यहाँ पर 4. इज इट क्लियर एवरीवन? ओके है, कोई डाउट? A हमको क्या मिल गया? माइनस का 17, और D हमको क्या मिल गया? आपके पास 4.
तो ये हमको ए और डी की वैल्यू मिल गई। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा था जरा उस पर देख लेते हैं। विच टर्म ऑफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 5 टाइम्स द सिक्स्थ टर्म। सोचो कौन सा टर्म ऐसा है जो 5 टाइम्स है सिक्स टर्म के। लिखिए अगर मैं लेट सी nth टर्म इज 5 टाइम्स ऑफ सिक्स्थ टर्म। nth टर्म जो है वो 5 टाइम्स है सिक्स्थ टर्म के, तो इसका मतलब क्या हुआ, टी एन जो है वो 5 टाइम्स T6 होगा। ठीक है, अब टी एन क्या बना, a प्लस में n-1 इंटू में डी, और ये बना 5 इंटू में a प्लस में आपके पास 5 टाइम्स ऑफ डी। अब सॉल्व करो, a हमें पता है माइनस का 17 है, n हमें पता नहीं है, और d हमें पता है कि 4 है। 5 इंटू में यहाँ पर a पता है आपको कि माइनस का 17 है, प्लस में 5 और d की वैल्यू पता है आपके पास 4 है, तो ये बन जाएगा 5 इंटू में 5 4 जो 20 माइनस का 17 बचा आपके पास 3, तो 5 3 यहाँ से बचा 15। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस का 17 प्लस में 4n माइनस का 4, तो यहाँ से माइनस 17 माइनस 4, तो माइनस का 21 प्लस में 4n बराबर में आपके पास 15। तो सॉल्व करोगे तो 4n बराबर में 15 प्लस में 21, तो यहाँ से 5 प्लस 1 बना आपके पास 6। और एक सेकेंड, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं कट कर रहा हूँ, इसको छोटा कर लेता हूँ अपने आप को। अब देखना, तो यहाँ से बना 5 प्लस 1 से 2 प्लस 1 3। अब अगर मैं इधर से 4 से 36 को कैंसिल करूंगा तो n की वैल्यू हमको 4 9 जा 36, तो n की वैल्यू हमको 4 मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं यहां से कि हेंस नाइन्थ टर्म इज 5 टाइम्स ऑफ सिक्स्थ टर्म्स। नाइन्थ टर्म्स जो है वो 5 टाइम है सिक्स टर्म्स का। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, और इस तरह के क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा पूछे भी जाते हैं। तो बोलो भाई, सबको बढ़िया तरीके से समझ में आया, एकदम क्लियर है, डन है बच्चों। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस हमें और भी प्रैक्टिस करने होंगे आगे पर। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखेंगे, मतलब अभी जो मॉड्यूल नंबर 4 था उसमें इतने ही क्वेश्चन थे, तो मैं यही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। फिर एक अनदर मॉड्यूल उठाएंगे, है ना, 1 बाई 1। आप लोग अगर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ, तो मैं एक टेलीग्राम चैनल बना लेता हूँ जहां पर मैं जो एक्चुअल पूरी की पूरी मॉड्यूल है ना, जिस बुक को मैं फॉलो कर रहा हूँ जो कि सीबीएसई के थ्रू रिकमेंडेड है, तो वो बुक का पीडीएफ लिंक फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो मैं आपके लिए अपलोड भी कर दूंगा। तो आप लोग भी चाहो तो बाद में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस से कर सकते हो। ठीक है, तो भाई ये रहा आज का सेशन। आज का सेशन छोटा ही है क्योंकि कम ही क्वेश्चन थे हमारे पास, है ना। अब ये 5 सेशन इस पर बेस्ड हो गए हैं। अब क्योंकि यहाँ पर 11th क्लास और 12th क्लास का भी कंटेंट अभी पर अपलोड करना है, तो होगा ये कि अब ये कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन थोड़े गैप में आएंगे, क्योंकि मिड टर्म जो आपके मिड टर्म बोलूं या यूनिट टेस्ट एग्जाम बोलूं, यूनिट टेस्ट के अकॉर्डिंग 5 चैप्टर इनफ है ना, जहां से आ जाएगा। अगर कोई चैप्टर ऐसा है जो यूनिट टेस्ट में आ रहा है जहां से कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बता देना। हो सकता है कि उससे पहले आपको बाकी की वीडियोस भी मिल जाए, लेकिन अगर रिसेंट में कोई देख रहा है तो वो बता सकता है, तो मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगा, मेरे को कुछ जान नहीं रहा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच टू एवरीवन, याहू।